सभी को नमस्कार। तो हम चर्त्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। चर्त्व संधि में जो कि झलाम जस झसी और झलाम जसोंते अर्थात जस्तु संधि से ही अ, आगे की कड़ी है, उसके अपवाद स्वरूप आती है। तो उस चर्त्व संधि के बारे में जिसमें चर प्रत्याहार का मुख्य रूप से रोल रहेगा, उसको हम पढ़ेंगे। और अभ्यासे चर्च इस सूत्र से ये संधि वास्तव में आरंभ होती है, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनमें अभ्यासे चर्चा को नहीं लिया गया है, क्योंकि वो एक शब्द के स्थान पर ही वहाँ पर प्रक्रिया संगठित होती है। तुम्हारे पाठ्यक्रम में चर्त्व संधि के रूप में खरीचा आएगा और उसके साथ वा बसाने सूत्र आएगा, मतलब दो सूत्रों से चर्त्व संधि विहित है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप खरीचा को देखेंगे। खरीचा में झलाम की अनुवृत्ति आती है, झलाम जस झसी से, और पीछे से ही अभ्यासे चर्चा से चर की अनुवृत्ति आती है, जो मैंने ब्रैकेट में दिखाई हुई है। तो विभक्ति अर्थ आप करेंगे, झलाम अनुवृत्ति का है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, और षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान पर, तो इसीलिए झलाम का अर्थ हो गया झलों के स्थान पर। दूसरा शब्द है जो मुख्य सूत्र में है खरी। ठीक है, जैसे अची है वैसे ही खरी है। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, और सप्तमी अर्थ देती है अपना के परे होने पर, अर्थात खर में सप्तमी है तो खर के परे होने पर। और चर जो शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और ये प्रथमा विभक्ति अर्थ देती है विधेय का हो जाता है, अर्थात चर हो जाता है। और खरी च में च जो है अव्यय पद है, जिसका अर्थ और होता है, तो यहाँ पर ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, केवल ये अव्यय पद है। अब इसका जो समेकित अर्थ है वो क्या निकल करके आया कि झलों से उत्तर यदि खर परे हो तो झलों के स्थान पर चर हो जाते हैं। सूत्र का जो अर्थ है वो इतना ही है कि खर परे हो तो झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाते हैं। लेकिन ब्रैकेट में मैंने झलों से उत्तर भी दिखाया है। वो इसीलिए दिखाया है क्योंकि जब वो खर परे होने पर कह दिया तो ये अपने आप ही सिद्ध है कि खर परे होंगे और झल के स्थान पर संधि की जा रही है, तो पूर्व में क्या होगा, पूर्व में फिर झल होंगे। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ अर्थ दिखा दिया कि झलों से उत्तर यदि खर परे हो तो, क्योंकि झल परे तो हो नहीं सकते, परे तो खर हैं ही ऑलरेडी, तो वो पूर्व में ही हो सकते हैं। इसीलिए झलों से उत्तर यदि खर परे हो तो झलों के स्थान पर संधि जो होती है वो झल के स्थान पर होती है, क्योंकि झलों में ही षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो झलों के स्थान पर चर हो जाते हैं, चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब नीचे मैंने इन प्रत्याहारों को खोल भी दिया है। झल में आपके झभ घड़ ध जब गड़ द खप छ ठ थ चट त कप और श श स ह, यहाँ तक श श सर, यहाँ तक और हल, मतलब ये सारे के सारे वर्ण जो हैं झल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, और चर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? जो खफ छठ थ वाला सूत्र है उसमें च से आप गिनेंगे, च ट त और क प, उसके बाद श श स। ठीक, चर प्रत्याहार में ये आएंगे, चट तव से लेकर के कपय और श श सर्ग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फिर खर प्रत्याहार आपका बचता है। खर में खफ छठ थ चट त कप श श स, यहाँ तक श श सर के र तक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक विशेष बात आपको देखने को मिलेगी कि मैंने यहाँ पर झल प्रत्याहारों में से श श स और ह
इसको लाल रंग में दिखा करके कट कर रखा है और वर्णों की संख्या 20 मानी है। ऐसे ही चर में जो है च ट त क प के बाद श श स को कट कर दिया है और वर्णों की संख्या 5 मानी। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यद्यपि चर में श श स आते हैं, ऐसे ही झल में श श स ह आते हैं और हमने जस्व संधि में झल में इन सभी वर्णों को गिना भी है। लेकिन हम जब चर संधि करेंगे, चर्त्व संधि करेंगे, उस समय हमें इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। श, श, स, ह का नहीं मिलता है। श, श, स इसका भी प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसका एक कारण हो सकता है। देखो, क्रमशः तो यहाँ आदेश होते नहीं है क्योंकि यहाँ पर 20 हैं और स्थानीय और इनकी जगह पर होने वाले जो आदेश हैं वो केवल 5 हैं। तो जब स्थानीय और आदेशों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, तो हम समानता किसके आधार पर निश्चित करते हैं? या तो स्थान के आधार पर करते हैं या स्थान प्रयत्न के आधार पर करते हैं, दोनों के आधार पर। यदि एक ही बार में स्थान के कारण से हमें सदृशता प्राप्त हो जाती है और अक्षर अन्य अक्षरों से अलग हो जाते हैं, तो हम केवल स्थान देख कर के काम चला लेते हैं। लेकिन यदि स्थान के आधार पर अन्य वर्ण भी आ रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर प्रयत्न भी मिलाना पड़ता है। अब समस्या ये है कि 20 अक्षरों की जगह पर हमें 5 अक्षर करने हैं, ठीक है? तो 5 अक्षर जब करने हैं, तो झ, भ, घ, ध वगैरह जो अक्षर हैं, ये प्रायः ये सारे अक्षर क्या हैं? वर्गों के हैं। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग और प वर्ग के अक्षर हैं सारे, ठीक है? और उन सारे वर्गों का उच्चारण स्थान भी निश्चित है। जैसे च वर्ग के अक्षरों का जो है तालु है, ट वर्ग के अक्षरों का मूर्धा है, इस तरह से। तो जब हम झल की जगह पर चर करेंगे, तो जहाँ पर वर्गों के अक्षर हैं, चाहे वो कोई से भी हों, ट, ठ, ड, ढ हैं, मान लीजिए चारों अक्षर हैं, तो वहाँ आराम से हम जो है मूर्धा के आधार पर उन चारों की जगह पर, चारों में से कोई भी आएगा, उसकी जगह पर हम ट कर देते हैं मूर्धा होने के कारण से, ठीक है? लेकिन यदि कहीं पर भी स, श, स, ह ये अक्षर आते हैं झल में से और हमें उनकी जगह पर चर करना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें समस्या पैदा होगी कि श का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है और इन चरों में जो है उच्चारण स्थान तालु च का भी है और उच्चारण स्थान श का भी है, मतलब 2 आदेश होने लगेंगे। तो इन 2 तो आदेश हम कर नहीं सकते एक ही जगह पर, एक जगह पर एक ही आदेश करेंगे। तो समस्या ये पैदा होगी कि हम च करें या श करें। तो च करेंगे या श करेंगे ये कैसे तय करेंगे? क्योंकि उच्चारण स्थान दोनों का बराबर है, इसका भी तालु है, इसका भी तालु है, दोनों उपस्थित हो रहे हैं। इन दोनों में से भी सदृशतम कौन है? सबसे ज़्यादा सदृश कौन है? इसके लिए फिर हमें प्रयत्न देखना पड़ेगा। अब प्रयत्न क्या है? च का प्रयत्न तो क्या है? स्पर्श है और श का जो प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न है, वो है ईषद विवृत, ठीक है? और इस स का प्रयत्न क्या है? ईषद विवृत है और उच्चारण स्थान तालु है। तो जब इस तरह से आप समानता देखेंगे कि तालु और ईषद विवृत, च का हुआ तालु और स्पृष्ट और श का हुआ तालु और ईषद विवृत। तो इस स्थिति में श की जगह पर श ही होने लगेगा क्योंकि ये जो है प्रयत्न के भेद से इसकी अपेक्षा ये श ही इसके समान है। तो इस तरह से सारे अक्षरों पे श की जगह पे श की जगह पे स की जगह पर स, यही जो है सदृशतम माने जाएँगे। इसीलिए देखने को ये मिलता है कि अष्टाध्यायी में भी और सिद्धांत कौमुदी में भी इनके उदाहरण उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन अन्य कहीं पर इनकी ज़रूरत होती है, कुछ नियम इस तरह के हैं कि वो उस तरह से ही एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए इनको यहाँ से हटाया नहीं है। यद्यपि यहाँ पर चरों में जो है चप कर देते, तो ये श, श, श की गिनती नहीं होती या झल में यहाँ पर झप कर देते, ठीक है? इस तरह से मतलब कुछ कर देते चर को चय कर देते, चप तो नहीं हो सकता क्योंकि अंतिम अक्षर य है कपय का, तो चय हो जाता, इस तरह से कर सकते थे।
लेकिन उससे फिर और जगह पर कहीं गलती हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने जो है वही स्वरूप रखा। लेकिन जब हम चर्त्व संधि करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि झलों में वहां हमें श, श, स, ह का उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा, और चरों में वहां हम स, श, स को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये अगले वाले जो चार्ट है इससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा आपको। यहाँ पर अब देख लो आपकी चर्तोबोधक जो वर्ण साम्य है वो किस तरह से होता है। ये स्थानीय है झल, ये सारे वर्गों के अक्षर हैं, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, क ख ग घ, प फ ब भ। इनके उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, इनकी जगह पर आदेश क्या होता है? चर आदेश होता है। ठीक है, चर है, यहाँ पर मैं गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करना है। चर ऊपर, चर आदेश में कौन कौन से अक्षर आते हैं? च, ट, त, क, प। ठीक है, क्योंकि स, श, स को हमने हटा दिया है, तो इस तरह से 5 ही अक्षर यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इन स्थानियों में से भी, मतलब जलों में से भी श, श, स, ह को हमने हटा दिया है, क्योंकि उनके उदाहरण उपलब्ध नहीं होते। अब जो आपके पास चार्ट है वो आराम से ये दिखाई देता है। तो इन सारे अक्षरों का उच्चारण स्थान तालु है, और इन चर के अक्षरों में तालु उच्चारण स्थान च का है। अर्थात इन चार की जगह पर कहीं भी जब संधि होगी, चर संधि, तो च हो जाएगा। इन चार की जगह पर ट हो जाएगा मूर्धा होने के कारण से, इनकी जगह पर त हो जाएगा दंत होने के कारण से, इनमें से कोई अक्षर होगा तो उनकी जगह पर क हो जाएगा कंठ होने के कारण से, और इनमें से कोई अक्षर होगा तो ओष्ठ होने के कारण से इनकी जगह पर प अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चर्त्व का वर्णबोधक साम्य दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप उदाहरण से और अधिक स्पष्ट इसको जान सकते हैं। उदाहरण में आपने देखा झल जमा खर बराबर चर। ये मैंने संक्षेप में सूत्र दिखा रखा है कि झल के बाद खर परे होना चाहिए, तो बराबर झल की जगह पर क्या हो जाता है? चर आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए भेद जमा ता है, और ब्रैकेट में इसका मूल रूप मैंने दिखाया है कि भेद धातु है इसमें, और प्लस त्रिच प्रत्यय होता है, और उसको गुण होकर के भेद हो जाता है पुगंत लघु पदस्य जैसे, और त्रिच को ता हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में हमें संधि को देखना है। तो भ ए द जमा त और आ, ये स्थिति है। संधि किस किस के बीच में होनी है? द और त के बीच में संधि करनी है हमें। अब आपको सूत्र घटाना है खरीच। खरीच कहता है कि झल 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 के बाद यदि खर परे हो तो झल के स्थान पर चर होता है। इससे पूर्व असलियत में क्या है? झलाम जस झसी घटता है। देखो, झल प्रत्याहार में ये आता ही है द, उसके बाद झलाम जस झसी, झस में ये नहीं आता है। इसका मतलब झलाम जस झसी यहाँ पर घटता नहीं है। तो झलाम जस झसी नहीं घटता है तो क्या आता है? यहाँ पर खरीचा आता है कि खर पर प्रत्याहार पड़े हो तो झलों के स्थान पर चर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि झल का अक्षर है क्या? द, और इसके बाद है त। त खर में आता है, क्योंकि ख फ छ ठ थ से जब गिनते हो आप तो त आता है। तो झल के बाद खर परे होने के कारण से इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। चर में कौन कौन से अक्षर आते हैं? चर में आते हैं च, ट, त, क, प। यहाँ भी ठीक कर लेना, जस लिखा रह गया है, चर लिखना है यहाँ पर। तो चर में च, ट, त, क, प ये अक्षर आते हैं। तो इन पांचों अक्षरों में से अब द की जगह पर कौन सा अक्षर होना चाहिए? तो ये हम स्थान के आधार पर तय करते हैं कि द का उच्चारण स्थान दंत है, और इन चर के च, ट, त, क, प में से दंत उच्चारण स्थान किसका है? केवल त का है। इसीलिए इस त को हम इस द की जगह पर कर देते हैं। अब आपके पास जो शब्द आया भ ए, जो द था यहाँ पर उसकी जगह पर त हो गया, और आगे त था जिसमें आ जुड़ा हुआ था। इन सारी मात्राओं को जब आप जोड़ दोगे तो ये संधि बन जाएगी भेदता। ठीक है, तो इस तरह से ये चरत्व संधि का उदाहरण है। इसी तरह से और उदाहरण हो सकते हैं इसके। दूसरा उदाहरण जैसे देख लो, एक युयुत सते है। युयुत सते में क्या है? युयुध जमा सते, यहाँ पर संधि होती है।
ठीक है। ये संधि शब्द के बीच की संधि है, शब्द के बाद की नहीं है। जैसे झलाम, जस, झसी से जस्त संधि पद के बीच में होती थी, वैसे ही ये जो चर्त संधि है ये भी पद के बीच में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर भी चर के परे चर परे होना चाहिए। ठीक है। और पद के बाद में भी हो सकती है यदि चर बाद में है तो। ठीक है। तो यहाँ देखो, युद्ध जमा सन, ये युद्ध धातु है, सन प्रत्यय है, और जब इसकी व्याकरणिक प्रक्रिया होती है तो द्वित्व वगैरह होकर के युद्ध युद्ध युयुद्ध और स में धातु लग के सते, इस तरह से रूप चलने लगता है। ठीक है। तो इससे पूर्व की जो स्थिति है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये केवल मैंने लिख दिया है जिससे पता चले कि इसका मूल स्वरूप क्या है। ठीक है। आपको ध्यान देना है यहाँ से, युयुद्ध जमा सते, इसके बीच में संधि होनी है। अब य यु उ य उ ध जमा स अ त ए, ये अक्षर आपने अलग अलग कर दिए सारे। इनमें से ध जमा स के बीच में संधि करनी है, अर्थात सूत्र आपको घटाना है इन दोनों के बीच में। तो सूत्र क्या कहता है? झलाम खर, झल के बाद खर यदि है तो चर आदेश हो जाता है। देखो झल है यहाँ पर, झल के बाद यहाँ पर यदि झस होता तो जस होता, लेकिन ये झस में नहीं आता। ठीक है। झस में केवल झब है और घड़ धस और जब गढ़ दस, इतने अक्षर आते हैं जस में, झस में, तो वो संधि नहीं है। तो फिर खर देखना पड़ेगा, क्योंकि चर के लिए खर होना जरूरी है। बाद में खर में आता है खफ छठ थ चट त कप और श श सर। ठीक है। तो यहाँ पर स है इसीलिए ये खर है, और खर होने के कारण से खरीच सूत्र यहाँ पर लागू होता है कि झल की जगह पर चर कर दो। ठीक है। खर परे है, लेकिन संधि किसकी जगह पर होनी है? झल की जगह पर। झल क्या था यहाँ पर? ध था। तो ध की जगह पर कौन सा अक्षर आना चाहिए? चर में सारे अक्षर आएंगे, च ट त क प। तो इनमें से कौन सा आए? तो कह रहे हैं कि इनमें से जो है त आएगा। क्यों? क्योंकि ध का उच्चारण स्थान दंत है, ऋतु लसा दंत्या, तवर्ग का अक्षर है, त थ द ध। ठीक है। तो ये जो है दंत है, इसीलिए दंत अक्षर इन पांचों में से केवल त ही है, इसीलिए ध की जगह पर त हो जाएगा। हालांकि इसका सीधा उत्तर एक ये भी है कि चर संधि में यदि शर्त पूरी हो रही है कि झल के बाद खर है, तो झल के स्थान पर ना उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। चर का मतलब है वर्ग का पहला अक्षर। देखो ये च वर्ग का पहला अक्षर है, ट वर्ग का पहला अक्षर है, त वर्ग का पहला अक्षर है, क वर्ग का पहला अक्षर है और प वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक है। तो चर का मतलब है कि वर्ग का पहला अक्षर। तो ध है तो ध तवर्ग का है, तवर्ग का पहला अक्षर त आ गया ध की जगह पर। और इस तरह से य उ जो ध था उसकी जगह पर त आ गया लाल रंग में। उसके बाद स अ त ए, और सारी मात्राओं को जब आप मिलाओगे तो युयुत सते, इस तरह से संधि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो चर में जो है वर्ग का पहला अक्षर आता है, इसी तरह से जस जो था उसमें देखोगे तुम वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं। अपने आप ध्यान देना, जब गड़ द ये अक्षर थे, तो जब गड़ द में तीसरे अक्षर हैं सारे। च वर्ग का च छ ज, प वर्ग का प फ ब है वहां पर। इस तरह से अपने आप भी देख सकते हो तुम लोग। अगला उदाहरण आप देखो इसी का, चर संधि में अब आरभ सते है, आरिभ सते। इसमें आरभ सन और आरिभ धातु से सते सन प्रत्यय करके ये बनता है। अब यहाँ पर सीधा फोकस करो आप, संधि कहाँ करनी है आपने? आरिभ भ और सा के बीच में। तो ये झल में आना चाहिए, ये खर में आना चाहिए। झस में आता तो जस्व संधि हो जाती, लेकिन ये झस में नहीं आता है, इसीलिए जस्व संधि नहीं होती है। और खर में आता है, इसीलिए यहाँ चरत्व संधि होती है। चरत्व संधि किसकी जगह पे होगी? झल की जगह पे। झल का अक्षर है यहाँ पर भ, और भ की जगह पर चर क्या हो जाएगा? प हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग का पहला अक्षर है। प वर्ग का प फ ब भ, भ का। या उच्चारण स्थान के आधार पर देख सकते हो तुम, क्योंकि सिद्धांत वही है कि देखना पड़ेगा उच्चारण स्थान के आधार पर, क्योंकि भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और इन सारी जो अक्षर हैं चर के, इनमें भी उच्चारण स्थान चर का
चरों में से प का ओष्ठ है, इसीलिए इसकी जगह पर प आ गया, और प आ गया तो आपका आरिप्सते इस तरह से रूप बनेगा, आरिप्सते। ठीक है, आरिप्सते। इसके बाद आप देखोगे अगली संधि, अगला सूत्र इसी चरत्व संधि में क्या आता है, वावसान है। ठीक है, वावसान है, इसमें झलाम और चर, इन दो शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, झलाम और चर। ठीक है, झलाम की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, झलाम जस झसी, और चर की अनुवृत्ति आ रही है वहीं से पीछे से अभ्यासे चर्च से, और चर की अनुवृत्ति आने से ये चरत्व संधि का ही सूत्र है। अब इसके विभक्ति अर्थ को देखो आप, अवसाने सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है, और सप्तमी अर्थ देती है परे रहने पर, तो यहाँ अर्थ हो गया अवसान के परे होने पर। झलाम की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति अर्थ देती है के स्थान पर, तो इसका अर्थ हो गया झलों के स्थान पर। उसके बाद वा आता है, अव्यय पद है। ठीक है, इसके विभक्ति वचन नहीं होते, इसका अर्थ होता है विकल्प से। ठीक है, और चर जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, जिसका अर्थ होता है अर्थात चर हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो समेकित अर्थ हुआ है वो हुआ कि झलों से उत्तर। ठीक है, यदि अवसान परे हो तो झलों के स्थान पर विकल्प से चर हो जाते हैं। ठीक है, तो यद्यपि यहाँ पर अवसान परे होने पर ऐसा ही अर्थ है सीधा, लेकिन ब्रैकेट में मैंने झलों से उत्तर इसीलिए दिखा दिया क्योंकि जब अवसान परे है तो ये अंडरस्टूड है कि पूर्व की जगह पर झल होने चाहिए, क्योंकि झलों के स्थान पर ही चर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए झलों से उत्तर यदि अवसान परे होगा तो झलों के स्थान पर विकल्प से चर हो जाते हैं। ठीक है, और चर अभाव पक्ष में जस ही होता है, चर का अभाव जहां पर होगा वहां जस ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो शब्द समझने लायक हैं, देखो महत्वपूर्ण है, एक तो अवसान शब्द और एक विकल्प वा। अवसान का मतलब होता है विरामो वसानम, ये संज्ञा प्रकरण में पढ़ाया मैंने। विराम को अवसान कहते हैं, मतलब जिसके बाद जिस जगह पर कुछ भी नहीं होता, विराम हो जाता है, मतलब उसके बाद कुछ है नहीं, उस स्थिति को उसकी संज्ञा क्या होती है, अवसान होती है। उदाहरण में और स्पष्ट कर दूंगा मैं। दूसरा शब्द वा आया था अव्ययपद, इसका अर्थ दिया विकल्प से। विकल्प का मतलब होता है एक बार चीज होना, एक बार नहीं होना, एक बार कार्य होना, एक बार नहीं होना। ठीक है, ये विकल्प कहलाता है। तो जब यहाँ पर ये कहते हैं कि झलों के स्थान पर विकल्प से चर हो जाता है, तो विकल्प से तात्पर्य है कि एक बार चर हो जाएगा और एक बार चर नहीं होगा। तो जब एक बार चर नहीं होगा तो उस चर अभाव पक्ष में क्या होगा, फिर जस ही हो जाएगा। जस कैसे हो जाएगा, वो झलाम जशोंते सूत्र से हो जाएगा, क्योंकि जो सूत्र पहले प्राप्त हो रहा है वो फिर से हो जाएगा, मतलब जिसका अपवाद वावसाने बना है वो जो है विकल्प से हो जाएगा, दूसरे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि वावसाने जो सूत्र है वो झलाम जशोंते का अपवाद बना है, और कैसे बना है वो उदाहरण के साथ में स्पष्ट करूंगा। ठीक है, अब नीचे मैंने ये अक्षर खोल लिए हैं, ये सारे पढ़ लेना, वैसे ही हैं, पिछली बार जैसे थे वैसे हैं। झलों में कौन कौन से अक्षर आते हैं, चर में कौन कौन से अक्षर आते हैं, और जस में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये पहले ही जस्तो संधि में भी पढ़ चुके हो तुम लोग। उदाहरण से हम इस सूत्र को और ज्यादा स्पष्ट देखेंगे। देखो, उदाहरण में मैंने ऊपर संधि का सूत्र दिखाया कि झल के प्लस अवसान बराबर चर ऑब्लिक जस। ठीक है, अर्थात झल के बाद अवसान होना चाहिए। यदि ये स्थिति मिलती है तो इस झल की जगह पर क्या हो जाएगा, विकल्प से चर हो जाता है। विकल्प से चर होने का मतलब है एक बार चर हो जाएगा, जब चर हो जाएगा तब तो चर का अक्षर दिखाई देगा, लेकिन जब चर नहीं होगा तब क्या होगा, तब जश होगा, तो तब जस का अक्षर दिखाई देगा आपको संधि पर। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण में और स्पष्ट होगा, यहाँ पर वाक है, वाक शब्द है। ये वाक शब्द कैसे बनता है, वाच से प्रथमा विभक्ति एक वचन सु आता है, सु का फिर स बचता है, चोकू से इस च को क हो जाता है, और हल्ग्यांभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रकृतम हल से इस स का लोप हो जाता है, सु का मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन का। तो इस तरह से ये वाक शब्द बचता है। अब ये जो वाक शब्द है
ये प्रथमा विभक्ति वाला है, प्रथमा विभक्ति अंत वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सू हुआ था, देखो यहाँ सू का स हो गया था और स का इस हल्गांभो दीर्घा सुतिस्य प्रथम हल सूत्र से लोप हो गया। लोप तो हो गया, लेकिन विभक्ति तो लगी हुई है ना। विभक्ति लगी होने के कारण से इसकी पद संज्ञा है। क्यों? क्योंकि सुप्तिंग अंतम पदम है, सुबंत या तिङंत हो उसकी पद संज्ञा होती है। ये मैंने झलाम जशोंते सूत्र में भी आपको बताया था। तो अब यहाँ पर दो संधियां प्राप्त होने लगी। पहले संधि प्राप्त होगी क्या? झलाम जशोंते। झलाम जशोंते ये कहता है कि झल की जगह पर जस हो जाता है यदि वो पदांत में है। तो क जो है झल में आता ही है और ये पदांत में भी है। क्यों? क्योंकि इसकी पद संज्ञा है, यहाँ पर सु विभक्ति हुई है। ठीक है, भले ही उसका लोप हो गया हो। तो यहाँ झलाम जशोंते सूत्र प्राप्त हुआ। दूसरा सूत्र आपका वावसाने आता है। वावसाने भी कहता है, एक साथ आते हैं। वावसाने कहता है कि नहीं, झल के बाद यदि अवसान परे है तो क्या होता है, उसकी जगह पर चर होता है विकल्प से। ठीक है, क्योंकि ये झल में आता है और उसके बाद अवसान है। अवसान का मतलब है जिसके बाद कुछ नहीं होना। तो देखो यहाँ पर इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक, जबकि आपने जस्तो संधि में झलाम जशोंते में क्या देखा था कि पदांत के बाद कोई ना कोई शब्द होता था। ठीक है, चाहे वो वाक जमा ईश था, बागीश जहाँ आपने बनाया, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन का अक्षर हो, लेकिन कुछ ना कुछ होता था। यदि यहाँ कुछ ना कुछ होता है बाद में, तो इसका मतलब वो अवसान नहीं है। पदांत तो है, पद संज्ञा तो है, लेकिन अवसान नहीं है, क्योंकि वहां पर ईशा या कोई अक्षर है। अवसान उसको कहते हैं जब कुछ नहीं होता आगे। तो वाक के आगे यहाँ देखो मैंने डैश डैश दिखाया है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ अर्थात कुछ भी नहीं है आगे। तो इसका मतलब ये क्या है? अवसान। इसी को अवसान कहते हैं जब कुछ नहीं होना, विराम हो जाना बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों संधि प्राप्त हो रही है क्योंकि पदांत होने के कारण से, क्योंकि वहां झलाम जशोंते में ये कुछ भी नहीं माना है उन्होंने कि आगे क्या होना चाहिए, हो या ना हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने ये उसका अपवाद बन के आता है। ये स्पेशली कहता है कि नहीं, यदि कुछ भी नहीं है तो वो अवसान माना जाएगा, और जो अपवाद होता है वो बलवान होता है। तो पहले झलाम जशोंते का अपवाद ये बलवान होकर के आता है। ये कहता है कि नहीं जी, यहाँ तो अपवाद है, वो यहाँ अवसान है। अवसान है इसीलिए यहाँ पर वावस आने लगेगा। वावस आने लगेगा तो वो कहता है कि झल की जगह पर विकल्प से चर हो जाता है। तो झल यहाँ पर क है, क की जगह पर चर हो गया, तो विकल्प से होता है, अर्थात एक बार होता है एक बार नहीं होता है। तो एक बार पहले होने वाली क्रिया हम करेंगे, होने वाली क्रिया करेंगे चर। चर होता है तो पहले आपको जस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि झलाम जशोंते से झलाम जश हो जाता है। पहले सूत्र झलाम जशोंते आता है, तो उससे जस का अक्षर हो जाएगा और इस क की जगह पर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब झलाम जशोंते यहाँ पर लगेगा। पहले क को ग हो गया, अब क को ग हो गया, तो उसके बाद फिर जो है ये वाव अवसाने सूत्र आया। इसने कहा कि नहीं, यहाँ तो अवसान था, इसीलिए इसकी जगह पर क्या है? चर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चर कर दो आप। तो इस ग की जगह पर चर हमने कर दिया। तो ग की जगह पर चर क्या आएगा? च ट त क प, वर्ग का पहला अक्षर इस ग की जगह पर क आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि नहीं, ये अवसान परे होने पर चर तो विकल्प से होता है। ठीक, विकल्प से होता है मतलब एक बार होता है एक बार नहीं होता है। तो एक बार जब हो गया तो ग को क हो गया, लेकिन एक बार जब नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या प्राप्त हो रहा था? वही पहले झलाम जशोंते से जस हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि पदांत में तो ये भी है। ठीक है, और वहां कोई ऐसी शर्त भी नहीं है कि बाद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, केवल पदांत में होना चाहिए जल। तो पदांत में झल था तो वहां गा हो गया था और चर से क हो गया। लेकिन जब इसने कहा कि नहीं, विकल्प से होता है, अर्थात जिस पक्ष में नहीं होता है क, तो उस पक्ष में क्या होगा? उस पक्ष में फिर ये ग ही रहेगा। ठीक है, उस पक्ष में जस का ही अक्षर रहेगा, ग ही हो जाएगा। और ग हो जाएगा तो एक बार आपका रूप बनेगा वाक